सो वेलकम बैक। आज हम इकोनॉमिक सीरीज़ का लेक्चर 10 डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसको क्लासीफाई किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, मतलब गुड्स का बिहेवियर कैसा है विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ डिमांड। तो उस बेस पे दो हैं, एक नॉर्मल है एक इन्फीरियर। ऐसे ही हमने इसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। फिर हमने क्लासीफाई किया है गुड्स को कि वो वाले गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड ओबे ही नहीं करते। ठीक है, फिर हम देखेंगे फेलियर ऑफ मार्केट या लॉ ऑफ मार्केट के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया है। फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्रोडक्शन चेंज। ठीक है, प्रोडक्शन चेन। उसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रोल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी, और फिर हम थोड़ा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक आते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स। तो आज के ये हमारे टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं आज के। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ डिमांड। देखो, हमें पता है, हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं कि जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे इस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है दो में, एक नॉर्मल गुड्स और दूसरे इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी जो डिमांड है, जैसे मतलब इनकम के साथ डिमांड अगर इंक्रीज़ हो रही है, विद इंक्रीज इन इनकम जिनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। तो जैसे मान लो अगर इनकम बढ़ रही है किसी की, तो पहले अगर वो ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता था, अब वो अपनी गाड़ी से मतलब अपनी गाड़ी, पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता था, अब वो अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेगा। अब अगर अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेगा तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। पेट्रोल जैसे ही डालेगा तो इसका मतलब जो डिमांड है पेट्रोल की वो क्या बढ़ जाएगी कि नहीं। तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ गई। तो इसके एग्जांपल नॉर्मल गुड्स में क्या आ गया, जैसे फ्यूल है। ठीक है, अब ऐसे इन्फीरियर गुड इसमें क्या था, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट की। तो अब ट्रांसपोर्ट इन्फीरियर गुड हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ हुई? क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हो गई थी, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल ली। तो नॉर्मल और इन्फीरियर गुड मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। अगर देखो यहाँ पे अगर जैसे इसमें क्लासीफाई किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व में, एक आ गया नेसेसरी गुड, दूसरा आ गया लग्जरियस गुड। नेसेसरी गुड्स वो गुड्स हैं मतलब जिसमें अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज भी होगा तो उस वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। जैसे मान लो ये वाला आ गया हमारा, पहले प्राइस P1। ठीक है, यहाँ पे पहले मान लो ये P2 हो गया। पहले प्राइस था किसी का P1, जैसे P1 से P2 गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे डिमांड में जो शिफ्ट हुआ है ना Q1 Q2, वो ना के बराबर है Q2 Q1 मान लो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में देखो प्राइस कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इन्हें हम बोलते हैं नेसेसरी गुड्स। ठीक है, इसमें आप देखेंगे बिल्कुल जो कर्व थी ना वो वर्टिकल है। ये देखो ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है। इवन ए हाई डिग्री ऑफ चेंज इन प्राइस डज नॉट काज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये हमारी नेसेसरी गुड्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे मतलब वो वाली जो लाइफ सेविंग आप बोल सकते हैं मेडिसिन आ गई। ठीक है, जिनका कोई सब्सटीट्यूट ना हो, ऐसी वाली मेडिसिन आ गई। ठीक है, जैसे पानी ले लो आप। ठीक है, जिसमें मतलब अगर प्राइस में इंक्रीज़ भी हो जाएगा बहुत सारा तो क्वांटिटी डिमांड तो कम नहीं होगी। नेसेसरी गुड्स वो वाले आ गए। और लग्जरियस गुड्स कौन से होते हैं? लग्जरी गुड्स जिनकी आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट स्लोप है, ऑलमोस्ट फ्लैट स्लोप। इसका रीज़न क्या है? जैसे मान लो ये आ गया हमारा P1, तो इस टाइम पे हमारी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो Q1 थी। अगर थोड़ा सा भी प्राइस में शिफ्ट होगा, देखो हम यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ P2 पे, थोड़ा सा प्राइस में हमने शिफ्ट किया तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। इसे हम बोलते हैं लग्जरियस गुड्स। इसकी एग्जांपल हम आराम से लग्जरियस गुड्स में, जैसे आप गोल्ड ले लो। अगर गोल्ड के प्राइस में थोड़ा सा भी डिक्रीज़ होगा, आप देखें कि क्वांटिटी मतलब इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी मार्केट में। ठीक है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी थोड़ा सा प्राइस में डिक्रीज़ होने से भी। इसे हम बोलेंगे लग्जरियस गुड्स। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, गुड्स विच डो नॉट ओबे लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे वाले कुछ एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास, जिसमें हम बोलते हैं गिफन गुड्स और दूसरे होते हैं वेबुलर गुड्स। गिफन गुड आप शॉर्टकट ऐसे याद रख सकते हो, G फॉर गिफन और G फॉर घटिया। ठीक है, और V फॉर वधिया। अब पहले समझते हैं गिफन गुड्स क्या है।
तो देखो मैंने पहले लिखा है कि गिवन गुड्स जो है ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं। हमने ऊपर डिस्कस किया इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी जैसे इनकम अगर बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब देखो अगर आप ये देखो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मान रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। ये तो हमने ऊपर पढ़ा अभी इन्फीरियर गुड्स। लेकिन गिवन गुड तो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन ये उल्टा रिलेशनशिप शो करते हैं कि मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर आप ऐसा समझ लो प्राइस बढ़ने से डिमांड इंक्रीज़ हो जाना। हालांकि हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस, मतलब किसी क्वांटिटी का, किसी मटेरियल का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका प्राइस इंक्रीज़ होने से उसकी डिमांड डिक्रीज़ होती है। लेकिन गिवन गुड्स वो वाले इन्फीरियर गुड्स हैं, मतलब नॉर्मल गुड्स में नहीं आते, इन्फीरियर गुड्स में ही आते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप उल्टा शो करते हैं। कहने का मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक पुअर हाउस होल्ड की। ठीक है, पुअर हाउस होल्ड की। इसमें पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं, मतलब पहले सिचुएशन ये लेते हैं कि मान लो कि शुरू में उनकी जो इनकम थी वो थी 1000 रुपीज़, ये आ गई उनकी इनकम। ठीक है, अब इससे वो दो चीज़ें लेते थे, हम सिर्फ दो कंसिडर कर रहे हैं समझने के लिए। एक वो लेते थे पोटैटोज़ और एक लेते थे एग। हम मान लेते हैं कि एग थोड़ा सा, हाँ मतलब आप इसको इन्फीरियर नहीं मांग रहे हैं, हम इसको नॉर्मल गुड मान रहे हैं, या फिर ये जो पोटैटो है इसको हम इन्फीरियर गुड मान के चलते हैं, या फिर अभी फ़िलहाल आप कुछ नहीं मानो। एक पोटैटो लेते थे और एक एग्स खाते थे। मान लो महीने में उनकी कंजम्पशन थी 300 पोटैटोज़ और 100 आगे एग्स। इसकी कास्ट मान लेते हैं पोटैटोज़ की एट द रेट ऑफ 10 पर kg, और इसकी मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 10 पर एग। ठीक है, ये कंजम्पशन थी उनकी मंथली। अब हुआ क्या कि जैसे ये हम इनिशियल कंडीशन मान रहे हैं, अब मान लो एक और सिचुएशन आ गई, किसी वजह से उनका इनकम इंक्रीज़ हो गया, और हम यही तो पढ़ रहे हैं कि इनकम इंक्रीज़ होने से कैसे जो इन्फीरियर गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखना क्या होगा। 1500 होगी मान लो, तो वो क्या करेंगे, जैसे पहले मान लो पोटैटोज़ की कंजम्पशन अपनी बढ़ा देंगे, 300 की जगह मान लो वो अब 500 कर दी उन्होंने कंजम्पशन, और यहाँ पे हम एग की बात कर रहे हैं तो मान लो 300 कर दी। ठीक है, अब इसका रेट जो था वो क्या था, 10 पर kg, सेम वही रेट है, सिर्फ इन्होंने कंजम्पशन ही अपनी इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एक मिनट में बताता हूँ आपको। अब क्या होगा कि जैसे ये तो आ गया कंजम्पशन। अब जैसे हमें पता है कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी, तो कंजम्पशन इंक्रीज़ होने से प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई भी तो कोई चीज़ होती है कि मतलब जैसे ही आप किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही थी, तो जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हमें पता है उसका प्राइस बढ़ा देगा। ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगा लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से। तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगा, मतलब कंजम्पशन बढ़ने से प्राइस बढ़ गया। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो अब देखो इसी 1500 में अब उसे क्या करना है, इसी 1500 में देखना, इसी 1500 में अब उसे क्या करना है, सॉरी, इसी 1500 में वो क्या करेगा, जैसे अब पोटैटो की मान लेते हैं कास्ट होगी 20 पर kg। ठीक है, और एग आ गया हमारा एट द रेट ऑफ 30 पर एग। ठीक है, अब देखो कंजम्पशन की वजह से ये इफ़ेक्ट पड़ा है कि उसका प्राइस बढ़ गया है। तो क्या मतलब प्राइस बढ़ने से वो पोटैटोज़ खाना छोड़ देगा? अब छोड़ तो नहीं सकता ना, माना कि इन्फीरियर गुड है, तो वो एग की जगह प्रेफर करेगा कि मैं पोटैटो ही ले लेता हूँ। अब देखो पोटैटो की पहली कास्ट कितनी थी, 10 पर kg, अब कितनी हो गई है, 20 पर kg। तो मतलब कास्ट तो बढ़ गई है, 10 से 20 होगी, तो इनकम बढ़ गई, मतलब प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ने से आप देख रहे हो जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई है। देखो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है इसकी। ठीक है, ये डिस्कस किया हमने। इसमें आप मतलब गिवन गुड्स में आप ऐसा समझ लो कि उल्टा होता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं वेबुलन गुड्स की। यहाँ पे भी आप देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड को तो फॉलो नहीं करेंगे, मतलब इनका जो डिमांड है वो प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी इंक्रीज़ हो रहा है। बस फ़र्क क्या है कि वो वाले इन्फीरियर गुड्स थे, मतलब घटिया थे, और ये अल्ट्रा लग्जरियस गुड्स होते हैं। ठीक है, मतलब जिनका आप ऐसा बोल सकते हो कि एक स्टेटस सिंबल, मतलब स्टेटस के साथ जुड़ी होती है चीज़। तो स्टेटस बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो कि स्पोर्ट्स कार थी, स्पोर्ट्स कार की पहले कास्ट थी मान लो 1 करोड़, तो अब थोड़ा सा उन्होंने उसके मतलब उसके अंदर कुछ फीचर्स चेंज किए। अब ऐसा समझ लो कि उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया अल्ट्रा लग्जरियस स्पोर्ट्स कार। ठीक है, अब ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो इसका प्राइस 1 करोड़ था, अगर ये 1.5 करोड़ भी कर देंगे, 2 करोड़ भी कर देंगे, तब भी लोग खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लग्जरियस गुड की भी डिमांड ऐसे ही बढ़ जाती है।
तो हम ये लग्जरियस गुड्स में अगर बढ़ेगी तो वेबलन गुड्स, अगर इन्फीरियर गुड्स में बढ़ेगी तो इसे हम गिफन गुड्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा खींच गया ये, मुझे पता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मार्केट या फेलियर ऑफ मार्केट। एक्चुअली इसमें दो हम पढ़ेंगे, एक आगे पब्लिक गुड्स, एक होता है प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? जिनकी डिमांड तो होती है लेकिन सप्लाई नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट चाहती नहीं है, मतलब अब ऐसा समझ लो मार्केट का फेलियर होता है। अब इसका रीज़न क्या है कि मतलब मार्केट से इनको देखो डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं आ रही है मार्केट से। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जैसे मतलब इसमें क्या होता है कि वो कंज्यूम करने के लिए लोग तो रेडी होते हैं, ठीक है, वो विलिंग होते हैं कंज्यूम करने के लिए, लेकिन वो पे नहीं करना चाहते। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसमें जैसे पब्लिक पार्क्स हैं, ठीक है, या पब्लिक वाईफाई हैं। तो अगर इसके लिए मतलब देखो हर कोई चाहता है कि मेरे पास हो, लेकिन सबको पता है कि अगर एक बनेगा तो हम सारे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस वजह से तो इसमें जनरली अगर पब्लिक गुड्स में देखेंगे ना, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो डिमांड होती है, जैसे डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है मार्केट की तरफ से, तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेन होती है, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है गुड्स को। जब गवर्नमेंट किसी गुड को प्रोड्यूस कर रही है तो उसे हम बोलेंगे पब्लिक गुड, ठीक है। ऐसे अब अगर प्राइवेट कोई कर रही है तो उसे प्राइवेट गुड बोलेंगे, ठीक है। गुड्स प्रोवाइडेड बाय द मार्केट रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट को छोड़ के अगर कोई भी करेगा तो वो प्राइवेट गुड्स में आ गया। तो पब्लिक गुड्स में समझ आ गया होगा आपको कि इसका क्या मतलब है। अब जैसे इसमें आप पब्लिक गुड्स में एक एग्जांपल और ले सकते हो। जैसे दिल्ली में मान लो वो एयर फिल्टर्स लगा रहे थे, वो मतलब एयर को साफ़ करने के लिए, ठीक है, क्लीन एयर बनाने के लिए। अब कोई नहीं चाहेगा कि हम इन्वेस्ट करें, हालांकि वो कंपनी तभी प्रोड्यूस करेगी ना, कोई कंपनी मतलब तभी उनको मैन्युफैक्चर करेगी अगर वो तैयार होंगे पे करने के लिए। अब हर कोई चाहता तो है कि भाई हम कंज्यूम करेंगे, लेकिन पे करने के लिए तैयार लोग कम होते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे मसलों में खुद इंटरवेन करती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्रोडक्शन चेन, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे पास, एक आता है इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरे होते हैं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं? मतलब जिनको अभी इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हम अगर देखें टायर को, ठीक है, जो कार का टायर होता है, उसमें अगर वो टायर जा रहा है कौन सा, जो कंपनी कार बनाती है, अगर उसके पास जा रहा है तो वो एज ए इंटरमीडिएट गुड जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसे यूज़ कर रहे हैं अभी, मतलब अभी इसका इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन होना है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आएगा एज ए कार। तो यहाँ पे वो इंटरमीडिएट गुड की तरह काम कर रहा है। सेम यही वाला टायर अगर सीधा कंज्यूमर को बेचा जा रहा है और वो खुद ही उसको रिप्लेस कर रहा है, तो वो उसे ख़रीद रहा है एज ए फाइनल गुड, ठीक है। तो मतलब सेम चीज़ एज ए इंटरमीडिएट और फाइनल गुड यूज़ हो सकती है। इसमें एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं, जैसे साल्ट है, ठीक है। अब एक तो हो गया जैसे मान लो कोई हाउस होल्ड लेके गया उसे, ठीक है, मैं घर पे लेके आया साल्ट को, तो मेरे लिए वो फाइनल गुड है, ठीक है। मान लो उसकी कास्ट थी 10 रुपीज़ पर केजी, ₹10 पर केजी, ठीक है। अब यही साल्ट जब किसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, इस साल्ट को अभी इसका इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन अभी होना है, मतलब अभी ये फाइनल प्रोडक्ट की तरह यूज़ नहीं होगा वहाँ पे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हम तो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, साल्ट खाने थोड़ी जाएंगे, तो हमारे लिए साल्ट जो है वो तो मतलब इंटरमीडिएट गुड की तरह है, ठीक है। और उसके लिए भी इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उसका जो फाइनल गुड है वो फूड है जो हम खाने जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें साल्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पर साल्ट मतलब रेस्टोरेंट में साल्ट एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज़ हो रहा है, और वही साल्ट जब हम घर पे यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए वो फाइनल गुड है, क्योंकि अब इसमें इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है वो हमारे लिए फाइनल गुड हो गया, और जहाँ ज़रूरत है वो इंटरमीडिएट गुड। ऐसे ही दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ द रोल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। देखो कैपिटल गुड समझाने के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। कैपिटल गुड का क्या मतलब है? कैपिटल गुड एक्चुअली फाइनल गुड ही होता है, ठीक है। फाइनल गुड जैसे हमने एग्जांपल ऊपर देखिए, फाइनल गुड क्या है कि मतलब हमारे पास उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल गुड है ना वो है फाइनल गुड है, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं हो रहा है, एज ए मतलब असिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब देखो जो कैपिटल गुड होता है इसकी वियर आउट हो सकती है, ठीक है, पीरियड टाइम के साथ इसकी वेयर आउट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खुद कंज्यूम हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस खुद को कंज्यूम नहीं करता है कैपिटल गुड। जैसे एग्जांपल आप लेंगे, अगर कोई जैसे मान लो हमारे कोई मशीन है, किसी इंडस्ट्री में कोई मशीन यूज़ हो रही है प्रिंटिंग प्रेस वाली, ठीक है, तो वहाँ पे
आप देखेंगे तो उसकी अगर मान लो कि उसकी जो एज है टोटल जो दे रखी है वो 40 ईयर्स तक है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं ना कि वो 40 साल के अंदर ही मतलब तबाह होकर बर्बाद हो जाएगी, या फिर जैसे ही मान लो उसको हम चला रहे हैं तो उसका कोई पुर्जा ख़त्म हो रहा है साथ साथ, ऐसा नहीं है। इसमें वियर टियर होगा, लेकिन ये है कि टाइम के साथ, मतलब जितना इसका टाइम है ना, इसका टाइम बहुत ज़्यादा होता है कैपिटल गुड्स का, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। अब इन्हें हम इंटरमीडिएट गुड इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि देखो इंटरमीडिएट गुड खुद को मतलब पूरा का पूरा उस प्रोडक्शन प्रोसेस में सिर्फ असिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसको पूरा का पूरा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे साल्ट की एग्जांपल हमने ली तो साल्ट पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है उसमें, तो वो इंटरमीडिएट गुड की तरह है। फाइनल गुड्स होते हैं, मतलब ये कैपिटल गुड्स जो होते हैं ये फाइनल गुड्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को असिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम कंज्यूमर गुड की बात करें तो ये ड्यूरेबल भी हो सकता है और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड की। तो कंज्यूमर गुड आपको पता है जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है घर पे, ठीक है। तो वो ड्यूरेबल मतलब जो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है वो ड्यूरेबल है हमारे लिए, जिसका टाइम पीरियड कम है वो नॉन ड्यूरेबल है। अब उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ सोसाइटी। ये दो क्लासिफिकेशन में, एक आ गया मेरिट गुड्स, दूसरा आ गया डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स कौन से हैं, जिनका जो सोसाइटी पे इफेक्ट है ना वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जैसे मान लो कोई जिम का इक्विपमेंट है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट में और क्या हो सकता है, जैसे एजुकेशन आ गई, ठीक है, किसी ने स्कूल खोल दिया, ठीक है, स्कूल में कोई चीज़ मतलब एजुकेशन के रिलेटेड कोई चीज़ लेके आ गया, जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, ये मेरिट गुड्स में आ गई। पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें। डीमेरिट्स में क्या आ गया, जैसे सिगरेट आ गई, ठीक है, तो ये डीमेरिट्स गुड्स हैं। मेरिट गुड्स जिनका मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होता है, हेल्थ के रिलेटेड किसी ने फर्स्ट एड किट की बात कर लें, फर्स्ट एड किट की, ऐसे ये आ जाएगी मेरिट गुड्स, और दूसरे हो गए डीमेरिट गुड्स। उसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रीविएशन। अब डेप्रीवेशन क्या होता है, देखो हमने कैपिटल गुड्स की बात की जो हमारे फाइनल गुड्स ही होते हैं, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो अब जब वो यूज़ हो रहे हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन होती है, मतलब टाइम के साथ वियर आउट होना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। मतलब कैपिटल गुड्स की जब वियर आउट होगा उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स स्लोली लूज आउट ऑन देयर एबिलिटी टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसी को डेप्रीविएशन बोलते हैं, डेप्रीविएशन। उसके बाद बात करते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कंप्लीमेंट्री का नाम से पता चल रहा है कि कंप्लीमेंट करना, मतलब अगर एक किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से दूसरे की डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए जैसे जैसे हाँ मान लो कि एक जूता है, ठीक है, सिर्फ राइट साइड वाला, तो उसके साथ लेफ़्ट वाले की तो खुद ही डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे टी की डिमांड अगर बढ़ गई है तो हमें पता है बिस्कुट की डिमांड खुद बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री गुड्स हो गया कि एक की डिमांड बढ़ने से दूसरा का डिमांड कम हो जाता है, दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। जैसे मान लो अगर टी की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, कॉफ़ी की बढ़ेगी तो टी की कम हो जाएगी। इन्हें बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री गुड्स, और ये हो गया कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। आज हमने जो डिस्कस किया ये था